जय हिंद। इससे पिछले वाले सेशन में हमने मेनलैंड के ट्राइबल रिवोल्ट्स के बारे में बातचीत खत्म कर दी थी। आज हम पढ़ने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल रिवोल्ट्स के बारे में। और नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल मूवमेंट्स में हमें सिर्फ दो मूवमेंट्स के बारे में बात करनी है। एक तो हमें पढ़ना है खासी अपराइजिंग के बारे में और दूसरा हमें बात करना है सिंगपोज के रिबेलियन के बारे में। इन दोनों रिबेलियंस के बारे में आज अपन बात करेंगे और उसके बाद अपन देखेंगे कि 1857 के रिवोल्ट से पहले इंपॉर्टेंट सिपॉय म्यूटिनीज कौन सी हुई और इनके पीछे के कॉजेस क्या थे। और फाइनली अपन बात करेंगे कि 1857 के रिवोल्ट से पहले ये जितना भी पीपल्स का रेजिस्टेंस था कंपनी के अगेंस्ट में, इसके वीकनेसेस क्या थे, कमजोरियां क्या थी, ये सारी बातचीत आज अपने को करनी है। अच्छा, वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे ट्राइबल मूवमेंट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल मूवमेंट्स, और सबसे पहला है खासी अपराइजिंग। ज्योग्राफी में आपने सुना होगा, ये जो रीजन है यहाँ पे है गारो खासी जैंतिया हिल्स। ये जो गारो और जैंतिया हिल्स वाला रीजन था, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऑक्यूपाई कर लिया, कैप्चर कर लिया। और ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रह्मपुत्र वैली से लेके सिलहिट तक, सिलहिट जो है वो बांग्लादेश में एक जगह है, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रह्मपुत्र वैली से लेकर सिलहिट तक रोड बनाने की कोशिश कर रही थी, रोड बनाना चाह रही थी। और रोड बनाने के लिए लाया गया आउटसाइडर्स को। बेसिकली इस गारो खासी जैंतिया हिल्स वाले रीजन में खूब सारे आउटसाइडर्स के आने की शुरुआत हुई। जैसे ब्रिटिशर्स आए, जैसे बंगालीज आए, जैसे खूब सारे लेबरर्स को लाया गया। और जब से हमने ट्राइबल रिवोल्ट्स की बातचीत शुरू की है, एक जो प्रोमिनेंट रीजन है ट्राइबल रिवोल्ट्स के पीछे, वो है आउटसाइडर्स की एंट्री। जैसे ही आउटसाइडर्स ट्राइबल एरियाज में घुसते थे, ट्राइबल लोग उनके अगेंस्ट में रिवेल करते थे, रिवोल्ट करते थे। और वही हुआ यहाँ पे। जैसे ही आउटसाइडर्स आए गारो खासी जैंतिया हिल्स वाले रीजन में, यहाँ पे जितने भी ट्राइब्स थे, जैसे खासीज, जैसे गारोज, जैसे कंपतीज, जैसे सिंगपोज, ये सब यूनाइट हुए। और ये सब यूनाइट हुए अंडर तीरथ सिंह। इनका लीडर कौन था? तीरथ सिंह। और एम क्या था इनका? बड़ा सिंपल, ये जो आउटसाइडर्स हैं, ये जो स्ट्रेंजर्स हैं, इनको बाहर निकालना है। बट ये जो ट्राइब्स हैं, ये छोटे छोटे ग्रुप्स हुआ करते थे, प्रिमिटिव भी होते थे, बहुत ज़्यादा पावरफुल होते नहीं थे। तो इनका जो भी अपराइजिंग था, जो भी रिबेलियन था, उसको 1833 में इंग्लिश मिलिट्री फोर्सेस ने सप्रेस कर दिया, दबा दिया। बड़ा सिंपल सा रिबेलियन है। किसके अगेंस्ट में किया गया? आउटसाइडर्स के अगेंस्ट में किया गया। और लीड कौन कर रहा था इनको? तीरथ सिंह लीड कर रहा था। फिर दूसरा रिबेलियन है सिंगपोज का रिबेलियन। ये जो सिंगपोज भी हैं, ये भी इसी रीजन में, आसाम वाले रीजन में रहते थे। और इन्होंने रिबेलियन की शुरुआत करी अर्ली 1830 में। इनफैक्ट अगर इधर भी देखोगे खासी अपराइजिंग में, तो सिंगपोज ने पार्टिसिपेट किया था। 1830 में सिंगपोज ने रिबेलियन की शुरुआत करी, लेकिन इनके रिबेलियन को बड़ा इजीली सप्रेस कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। एक बार खत्म कर दिया गया 1830 में, लेकिन उसके बावजूद कई कई जगहों पे कई कई बार इन्होंने रिबेलियन किया। जैसे 1839 में एक अपराइजिंग हुई जिसमें इन्होंने एक ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट को मार दिया। फिर 1843 में ये दोबारा से यूनाइट हुए, और इस बार ये यूनाइट हुए अंडर निरांग पिडू। और निरांग पिडू के अंडर यूनाइट होकर इन्होंने 1843 में एक ब्रिटिश गैरिसन को अटैक किया और कई सारे सोल्जर्स को मार दिया। मतलब छोटे छोटे अपराइजिंग्स, छोटे छोटे रेजिस्टेंस जो हैं, वो पेश कर रही है नॉर्थ ईस्ट वाले जितने भी ट्राइबल लोग हैं। जैसे 1836 में मिशमीज ने रिबेलियन किया। फिर 1839 से लेके 1842 के बीच में कंपती लोगों ने रिबेलियन किया, जो कि आसाम के रहने वाले थे। मतलब इस आसाम के रीजन में छोटे छोटे रिबेलियंस हुए, यहाँ के ट्राइब्स ने रिबेलियन किया, कोई सिग्निफिकेंट ऐसा रिबेलियन हुआ नहीं है। और इसके साथ नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल मूवमेंट्स की बातचीत खत्म हो गई। अब बात आती है कि 1857 के रिवोल्ट से पहले जितने भी सिपॉय म्यूटिनीज हुए, उनके पीछे के कॉजेस क्या थे। और कॉजेस की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपने को ऑलरेडी है, बिकॉज हमने 1857 के रिवोल्ट के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। कॉजेस क्या थे? जितने भी इंडियन सिपॉयज थे, उनके पेमेंट में, उनके प्रमोशन में डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, भेदभाव किया जाता था पेमेंट में और प्रमोशन में। ब्रिटिश ऑफिसर्स जो हैं, वो इंडियन सिपॉयज को मिसट्रीट किया करते थे, ढंग से ट्रीट नहीं करते थे। फिर इनको जो फॉरेन सर्विस अलाउंस मिलना चाहिए था रिमोट रीजन्स में सर्व करने के लिए, वो नहीं दिया जा रहा था।
और फाइनली लॉर्ड कैनिंग लेकर आ गए थे जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट ऑफ 1856। और इस जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट ऑफ 1856 के तहत बोला गया था कि किसी भी इंडियन सिपाही को कहीं भी सर्व करने के लिए भेजा जा सकता है। और कहीं भी सर्व करने के लिए भेजा जा सकता है इसका मतलब है कि दुनिया के किसी भी कोने में भेजा जा सकता है। और ये दिक्कत वाली बात थी, बिकॉज उस टाइम पे हाई क्लास या हाई कास्ट के जो इंडियन सिपाहीज थे उनके दिमाग में ये नोशन था कि अगर वो ओशन को क्रॉस करके किसी दूसरी जगह पे जाएंगे तो दे विल लूज देयर कास्ट। मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि अगर हम समुद्र पार करके कहीं चले गए तो हम अपनी कास्ट खो देंगे। एक तरीके से उनके कल्चर के साथ में, उनके रिलीजन के साथ में इंटरफेयर करता था ये जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। और फाइनली ये जो सिपाहीज हैं ये रहने वाले तो सिविलियन पॉपुलेशन का ही हिस्सा थे। सिविलियन पॉपुलेशन में ही इनका घर था, इनके माँ बाप, इनके परिवार वाले यही सिविलियन पॉपुलेशन का हिस्सा थे। अब अगर उनको सोशल प्रॉब्लम होगी, कोई उनके रिलीजन के साथ में छेड़खानी की जाएगी, उनको कोई इकोनॉमिक डिस्ट्रेस होगा, तो उसका अल्टीमेट इफेक्ट सिपाहीज पे भी तो देखने को मिलेगा। सिपाहीज को भी तो फील आएगी कि हम तो ब्रिटिशर्स को सर्व कर रहे हैं और ये हमारे ही घर वालों को परेशान कर रहे हैं। और इन्हीं रीजंस के चलते कई सारी सिपाही म्यूटिनीज हुई। एक बार फिर से देख लेते हैं कॉजेस। एक तो पेमेंट और प्रमोशन में डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था। दूसरा, इंडियन सिपाहीज को ब्रिटिश ऑफिसर्स मिसट्रीट कर रहे थे। तीसरा, इनको फॉरेन सर्विस अलाउंस नहीं दिया जा रहा था। और चौथा, लॉर्ड कैनिंग लेकर आ गए थे जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट ऑफ 1856। और फाइनली सिपाहीज जो हैं वो सिविलियन पॉपुलेशन के दुख दर्द को शेयर करते थे और इसी के चलते खूब सारी सिपाही म्यूटिनीज हुई। जैसे 1806 में वेल्लोर के सिपाहीज ने म्यूटिनी की, बिकॉज यहाँ पे एक ऑर्डर इशू कर दिया गया था कि टर्बन नहीं पहन सकते हैं और टर्बन की जगह पे लेदर कॉकेड पहना जाएगा। टर्बन, पगड़ी, जो कि रिलीजन को सिग्निफाई करती है। 1806 में ऑर्डर इशू कर दिया गया है कि आप टर्बन नहीं पहन सकते हो, आप क्या पहनोगे, लेदर कॉकेड पहनोगे। तो वेल्लोर के सिपाहीज ने म्यूटिनी कर दी। 1844 में बंगाल की आर्मी ने म्यूटिनी की, बिकॉज बंगाल की आर्मी को आदेश दिया गया था कि तुम्हें सिंध भेजा जाएगा। और वही हाई कास्ट लूज करने का वो जो नोशन था दिमाग में, वो प्रॉब्लमेटिक हो गया। तो बंगाल की आर्मी ने म्यूटिनी करी 1844 में। 1824 में बराकपुर के सिपाहीज ने रिवोल्ट किया, बिकॉज इनको आदेश दिया गया था कि इनको बर्मा भेजा जाएगा सर्व करने के लिए। और भी कई सारी इंपॉर्टेंट सिपाही म्यूटिनीज हुई 1857 के रिवोल्ट से पहले। जैसे बंगाल के सिपाहीज ने म्यूटिनी की 1764 में। वेल्लोर म्यूटिनी की अभी हम बात कर रहे थे, 1806 में इन्होंने म्यूटिनी की। और इनफैक्ट इन्होंने जब म्यूटिनी की तो इन्होंने तो मैसूर के राजा का झंडा उठा लिया। इन्होंने बोला कि आज से हम मैसूर के राजा को सर्व करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को सर्व ही नहीं करेंगे। वेल्लोर म्यूटिनी हुई 1806 में। फिर 1824 में 47th नेटिव इन्फेंट्री ने म्यूटिनी की। इसके अलावा आसाम में जो ग्रेडिनर कंपनी थी उसने 1825 में रिवोल्ट किया। शोलापुर के सिपाहीज ने, जो इंडियन रेजिमेंट थी, उसने म्यूटिनी की 1838 में। ऐसे ही 34th नेटिव इन्फेंट्री ने म्यूटिनी की 1844 में। 22nd नेटिव इन्फेंट्री ने म्यूटिनी की 1849 में। 66th नेटिव इन्फेंट्री ने म्यूटिनी की 1850 में। फिर 37th नेटिव इन्फेंट्री ने म्यूटिनी की 1852 में। ये कई सारे इंडियन सिपाहीज म्यूटिनीज हुए हैं, लेकिन इन सबको आप याद भी नहीं रख सकते हो, याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। 2-3 इंपॉर्टेंट है। वेल्लोर म्यूटिनी को याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। आसाम वाली 1825 की ग्रेडिनर कंपनी के रिवोल्ट को याद रख लो, ये भी ठीक ठाक पूछ लेते हैं कभी कभार। बाकी तो नेटिव इन्फेंट्रीज की म्यूटिनी है, दिमाग में जितने रह जाएँ ठीक है, नहीं रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये जितनी भी म्यूटिनीज हुई ये लोकल थी, लोकलाइज थी, इनका कोई स्प्रेड बहुत ज़्यादा नहीं था। They did not spread beyond their locality and were ruthlessly crushed by the British Indian government. इनको बड़ा ruthlessly crush किया ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने। इनका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस लोकल एरिया के बियॉन्ड नहीं था। ये हो गई सिपाही म्यूटिनीज की बातचीत। फिर इसके बाद बात आती है कि 1857 के रिवोल्ट से पहले ये जितना भी पीपल्स रेजिस्टेंस हुआ, इसकी कमजोरियाँ क्या थी, वीकनेसेस क्या थी। हालांकि ये जितने भी पीपल्स रेजिस्टेंस हुए इनमें खूब लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि ये जितना भी रेजिस्टेंस था ये लोकलाइज था। मतलब ये स्प्रेड नहीं हुआ पूरे इंडिया में, लोकल था कि कभी यहाँ हो गया, कभी यहाँ हो गया, कभी यहाँ हो गया। लोकलाइज्ड रेजिस्टेंस था ये। और इनके जो कॉजेज थे वो भी लोकल कॉजेज थे, लोकल ग्रीवेंसेस को लेके ही ये रेजिस्टेंस किए जा रहे थे।
इनफैक्ट इनकी जो लीडरशिप थी वो भी सेमी फ्यूडल थी, ट्रेडिशनल थी। इनफैक्ट ये लड़ाई तो लड़ रहे थे लेकिन इनके पास में कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। इनका एम ये ज़रूर था कि ब्रिटिशर्स को निकालना है, लेकिन अगर ब्रिटिशर्स को निकाल दिया जाएगा तो उसके बाद किस तरीके का सेटअप होगा उसका कोई आइडिया नहीं था इनको। ये ब्रिटिशर्स को बाहर निकालना चाहते थे लेकिन नेशनलिज्म नाम की कोई भी फीलिंग नहीं थी इनके अंदर। आइडिया ऑफ नेशन तब तक डेवलप नहीं हुआ था। और ये जो रिबेलियंस थे ये ट्रेडिशनल थे इन फॉर्म ऑल्सो, इन आइडियोलॉजी ऑल्सो, इन कल्चरल कॉन्टेंट ऑल्सो। इनफैक्ट ये जो रिबेलियंस हैं, ये जो आर्म्स यूज़ कर रहे थे, ये जो मेथड्स यूज़ कर रहे थे वो पुराने ज़माने के ऑब्सोलीट मेथड्स थे। और इनके अगेंस्ट में जो ब्रिटिशर्स खड़े हुए थे उनके पास में मॉडर्न वेपन्स थे, उनके पास में मॉडर्न स्ट्रेटजी थी। और यही रीज़न है कि ये जो पीपल्स रेजिस्टेंस है ये ख़त्म हो गया। एक तो लोकलाइज्ड है, स्प्रेड नहीं हुआ। अगर स्प्रेड होता, ज़्यादा लोग जुड़ते तो हो सकता और पावरफुल होता। ये लोकलाइज था। इसके जो रीजंस थे वो भी लोकल थे, मतलब पूरे एरिया को कवर करने के लिए कोई बड़े रीजंस भी नहीं थे इनके पास में। फिर इसके अलावा इनकी जो लीडरशिप थी उसके पास में कोई विजन भी नहीं था। ये अंग्रेजों को निकालना चाहते थे लेकिन उसके बाद कैसा सेटअप होगा सोसाइटी का उसका लेके इनको कोई आइडिया नहीं था। फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, आइडिया ऑफ नेशन जो है वो मिसिंग था, वो नहीं था। और ये जो लड़ाइयाँ लड़ रहे थे वो ओल्ड मेथड्स, ओल्ड आर्म्स, ओल्ड मशीनरी के थ्रू लड़ रहे थे। और इनके सामने जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास में मॉडर्न वेपन्स थे, मॉडर्न स्ट्रेटजी थी। और इसलिए इन पीपल्स रेजिस्टेंस को सप्रेस करना ब्रिटिशर्स के लिए बेहद ईजी था। और इसी के साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। ये चैप्टर भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। बस एक टॉपिक रह गया है कि 1857 के रिवोल्ट के बाद कौन से ट्राइबल मूवमेंट्स हुए हैं, उसको अपन अगले सेशन में बात करेंगे। बाकी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।